गुड मॉर्निंग बेटा। मैम गुड मॉर्निंग। जितना किया था उतना रिवाइज कर लिया था? यस मैम। ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या किया है? हमने सबसे पहले साइंस पढ़ा था कि साइंस क्या है, साइंस का मीनिंग, साइंस ओरिजिनेट कहाँ से हुई। तो साइंस की जो ओरिजिनेशन थी वो लैटिन वर्ब साइंटिया से हुई थी, है ना, जिसका मतलब क्या था, नॉलेज। उसके बाद हमने फिजिक्स पढ़ा था कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स क्या थी? स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना की जो भी हम स्टडी करते हैं वो क्या है, फिजिक्स है। और उसके बाद हमने फिजिक्स की डिफरेंट डिफरेंट साइंसेस में, टेक्नोलॉजी में, है ना, हर जगह पे उसकी यूजेस देखी हैं। फिजिक्स को क्या कंसीडर किया जाता है कि वो क्या है, मोस्ट बेसिक है फ्रॉम ऑल द साइंसेस। सभी साइंसेस में सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सी है? फिजिक्स है। फिर हमने इसकी देखा था टेक्नोलॉजी में कि हर जगह पे कंप्यूटर्स, STD, IST, फैक्स, बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन, हर जगह पे फिज़िक्स के जो यूज़फुल डिवाइसेस बनाए जाते हैं वो बहुत सारे यूज़फुल डिवाइसेस हैं जो फिज़िक्स के बेसिक लॉज के बेस पर बने हुए हैं, है ना। तो ये सभी फिज़िक्स इसीलिए मोस्ट बेसिक है। जैसे कि मेडिकल साइंस में, केमिस्ट्री में, एवरीवेयर हमने इसकी सारी यूजेस की थी, टेक्नोलॉजी पढ़ी थी, है ना। फिर हमने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें भी देखी थी कि कौन कौन से लॉ के ऊपर कौन सा डिवाइस बेस्ड है, जैसे हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, जैसे ये सभी हमने देखा था। एंड लास्ट हम जो टॉपिक कर रहे थे वो क्या था, फंडा। और एक हमने किया था कि फिजिक्स के बेसिक क्वेस्ट कौन से हैं, सबसे प्रिंसिपल थ्रस्ट कौन से हैं, टू। तो वो क्या थे, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन का मतलब था कि बहुत कम लॉज में, बेसिक लॉज के साथ बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्स फिजिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने की अटेम्प्ट, कि लॉज तो कम बनाएं हम, स्टडी तो कम करें, लेकिन उससे हम एक्सप्लेन क्या करें, बहुत ज़्यादा फिनोमिना, नेचुरल फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकें। तो ये थी यूनिफिकेशन के इकट्ठा करना, ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करना बाय अप्लाइंग वेरी लो, लेस फिजिकल, वेरी लेस बेसिक लॉज, ठीक है। और उसके बाद रिडक्शनिज्म किया था कि किसी बहुत बड़े कम्प्लेक्स सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके छोटे छोटे सिंपलर पार्ट्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, जिससे कम्प्लेक्स सिस्टम क्या लगने लगता है, ईजी लगने लगता है। वो क्या थे, रिडक्शनिज्म। एंड अब है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, के फिजिक्स में हम नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना के बारे में तो पढ़ते ही हैं, वो बहुत सारे बेसिक लॉज के बारे में है। उसके बाद हमने इससे पहले फोर्स वर्ड भी सुना है, उसके बारे में भी स्टडी किया है 10th तक के। फोर्स क्या होती है, एक एफर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल, जो किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, उसकी शेप, उसका साइज, उसकी डायरेक्शन, हर चीज़ को चेंज करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, फोर्स की ज़रूरत है। किसी बॉडी को स्टॉप करने के लिए, डीफॉर्म करने के लिए, ब्रेक करने के लिए, है ना। हमने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फोर्सेस अभी तक की हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, है ना, और बहुत सारी डिफरेंट हम आगे भी करेंगे, बुएंट फोर्स, विस्कस फोर्स, और फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक बॉडीज। बहुत सारी फोर्सेस हमने पहले भी स्टडी की हैं, सिंपल सिंपल, और भी करेंगे। लेकिन कितने भी नंबर ऑफ फोर्सेस हों, सारी 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 की सारी फोर्सेस का एक ही, उनका फंडामेंटल फोर्स पर डिपेंड है। वो ये फंडामेंटल फोर्सेस से ही बनी हैं, इन्हीं से डिराइव हुई हुई हैं वो वाली सारी फोर्सेस। देखो, फंडामेंटल फोर्सेस ओनली 4 हैं, उन्हीं फोर्सेस के बेस पर हम बहुत सारे टाइप्स फोर्सेस की एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जो फंडामेंटल है हम बस उन्हीं को स्टडी करेंगे। ये जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं ये मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के ऊपर भी अप्लाई होती हैं, माइक्रोस्कोपिक हमने पहले किया है कि मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक क्या है। मैक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स, जो चीज़ों को हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, है ना, ये नॉर्मल मैकेनिक्स की स्टडी आती है। लेकिन माइक्रो में एटम्स, मॉलिक्यूल्स, छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल्स की स्टडी है। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स उस दिन किया था कि ये क्या होती है, कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच उनके मास की वजह से जो म्यूचुअल अट्रैक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये क्या होती हैं, यूनिवर्सल फोर्सेस होती हैं, कि
हर एक ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है एट ऑल डिस्टेंसेस, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स के बेस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड हैं, जैसे कि बॉडीज का मोशन है जो फॉलिंग टूवर्ड्स द अर्थ, ये भी ग्रेविटेशनल ग्रेविटी की वजह से है। और मून का रेवोल्यूशन, अदर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स रिवॉल्व करते हैं अर्थ के अराउंड, और अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, बाकी प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? पुल ऑफ ग्रेविटी ऑफ सन ऑन द प्लैनेट, है ना। तो ये ग्रेविटी के पुल की वजह से ही हो रहा है। तो यहाँ सभी ऐसे फिनोमिना पर कौन सी फोर्स होती है इनके बीच? ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। और इसको मैथमेटिकली न्यूटन ने इस फोर्स को इस ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट न्यूटन ने ही डिस्कवर किया था। ऑब्जर्व करके उसने एक्सपेरिमेंट करके इसको प्रूफ किया, और फिर उसने इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी बनाया। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू बॉडीज। m1 इज फॉर मास ऑफ बॉडी 1, m2 इज मास ऑफ बॉडी 2। सपोज दीज टू बॉडीज आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस r, ठीक है। तो आर स्क्वायर का मतलब है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बॉडीज। और जी क्या था यहाँ पे? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो जिसकी फिक्स वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हमेशा लगेगा बिकॉज यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन था, और ये जी की वैल्यू पुट करने पर हमें एग्जैक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू पता चल जाएगी बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है। तो ये था। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज की थी ग्रेविटेशनल फोर्सेस की। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि ये अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। ये माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना के बीच भी एग्जिस्ट करती हैं और मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए भी एग्जिस्ट कर जाती हैं। ये बॉडीज के ऑब्जेक्ट्स के साइज, शेप और सेपरेशन और मीडियम पर डिपेंड नहीं करती कि वो एयर में है, वैक्यूम में है, वाटर में है, कहाँ भी हैं, कोई भी मीडियम हो सकता है। ये फोर्सेस कभी भी रिपल्सिव नहीं होती, हमेशा अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स ये फॉर्मूले से ही बना के किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द टू बॉडीज। इस फॉर्मूले को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोला जाता है, या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। 9th क्लास में ग्रेविटेशन चैप्टर में था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके बाद ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द दैम, ये वाली आगे 6th प्रॉपर्टी। इनवर्स स्क्वायर लॉ को ऑबे करती हैं, दे वेरी इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। और क्या था कि ये वीकेस्ट फोर्सेज है नेचर की। सबसे वीक फोर्स कौन सी है? ग्रेविटेशनल, बिकॉज यहाँ सिर्फ अट्रैक्शन ही हो रही है, नो रिपल्शन, ठीक है। और क्या है? दीज डू नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर बॉडीज। अगर मान लो टू ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, उन दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक थर्ड ऑब्जेक्ट भी है वहाँ पे, तो थर्ड ऑब्जेक्ट को वहाँ रखने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वहाँ हो या ना हो। जैसे कि अर्थ है, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, अब अदर प्लैनेट्स भी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उन प्लैनेट्स की वजह से अर्थ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अर्थ के बीच और सन के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स जितनी अराइज होनी है वो है ही, जितना पुल ऑफ ग्रेविटी सन ने करना है उतना वो है ही। उसी तरह और क्या था? ये ऑपरेट करती हैं वेरी लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर, स्पेशली व्हेन द बॉडीज आर मासिव। बॉडी ये मोस्टली जैसे कि देखो बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए और बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस हो जहाँ पे, वहीं पर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं। और ये सेंट्रल फोर्स होती हैं। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है कि अगर दो बॉडीज़ के बीच जब हम डिस्टेंस फाइंड आउट करें तो दोनों बॉडी से सेंटर से लाइन ज्वाइन करें, दोनों के बीच। मान लो एक ऑब्जेक्ट इस साइड है, एक दूसरी साइड, दोनों को सेंटर में हमने एक डॉट बना दिया और सेंटर से वहाँ पे लाइन ड्रॉ करके ऐसे उसको ज्वाइन कर दिया, तो वो क्या हो जाएगी? सेंट्रल फोर्स हो जाएगी। और ये कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब जो भी वर्क लगता है किसी बॉडी को मूव करने के लिए अगेंस्ट लगे, चाहे वो बॉडी की तरफ लगे, वो किसके ऊपर इंडिपेंडेंट होता है? कि उसने कौन सा पाथ फॉलो किया उसके ऊपर ही इंडिपेंडेंट होता है। और इनमें जो फील्ड पार्टिकल होता है जिसकी वजह से अट्रैक्शन हो रही है दो बॉडीज में, वो पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटोन बोलते हैं। तो ये हमने ग्रेविटेशनल फोर्स
यहाँ तक किया था, यहाँ तक क्लियर है? यस और नो बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्सेस तक क्लियर है सभी को? यस मैम। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट 3 फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ रहे हैं हम। सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। देखो इसको अलग अलग तोड़ लो, एक इलेक्ट्रिक फोर्स, एक मैग्नेटिक फोर्स। अगर दो चार्जेस जो रेस्ट पोजीशन पे हैं उनके बीच फोर्स अराइज होगी तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी। अगर दो मैग्नेट्स हैं हमारे पास तो उनके बीच जो फोर्स अराइज होगी वो मैग्नेटिक होगी। अब मैग्नेट्स में क्या हो सकता है, दो, अगर हमने लाइक पोल्स, दो मैग्नेट को रखेंगे, लाइक पोल्स हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो वहां पर दोनों फोर्स हो रही हैं, अट्रैक्शन भी, रिपल्शन भी। उसी तरह चार्ज की बात भी हम करते हैं, चार्ज में भी क्या होता है, लाइक चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं और अनलाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं। चार्जेस में और मैग्नेट में इन दोनों में सिमेट्री है, इलेक्ट्रिक फिनोमिना एंड मैग्नेटिक फिनोमिना। देखो हमने 10th में तुम्हें 2 चैप्टर थे, एक चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, एक 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, जो 12 था उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, सब कुछ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। और 13 में हमने उसी करंट के, वहाँ पे बुक में बहुत सारी एक्टिविटीज थी, यहाँ पे हमें क्या था, करंट क्या शो कर रहा था, मैग्नेटिक इफेक्ट्स शो कर रहा था। करंट क्या कर रहा था, बॉडीज को, अगर कोई वायर है ना, उसके ऐसी थी एक्टिविटीज के, कोई कंडक्टर ले लिया हमने, मान लो एक वायर ले ली, उस वायर को हमने जब तक तो वो उसके पास एक नीडल रख दी थी, है ना, कंपस नीडल, कुछ नहीं हो रहा था जब तक वायर को हमने करंट नहीं दिया। वायर को हमने सर्किट बना लिया, सर्किट लगा के उसको हमने स्विच, जैसे ही स्विच ऑन किया तो चार्ज मूव करने लगा, करंट प्रोड्यूस हो गया। तो वहां पे हमें क्या फील हुआ कि जो कंपस थी वो डिफ्लेक्ट होने लगी, उसकी नीडल, है ना, डिफ्लेक्शन शो हुई। ये हमने गैल्वेनोमीटर से भी चेक किया। तो वहां पे यहाँ से क्या पता चला कि करंट क्या करता है, मैग्नेटिक नीडल रख के देखी हमने, उसमें भी डिफ्लेक्शन शो हुई। तो करंट मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी शो करता है। करंट मतलब मूविंग चार्ज, करंट का मतलब ही क्या है, चार्ज मूव करना। अगर फ्लो ऑफ चार्ज, अगर चार्ज फ्लो करेगा तो करंट है, और मूविंग चार्ज है तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करता है। तो ये दोनों फिनोमिना, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, आपस में रिलेटेड हैं। ठीक है, ये पूरा तुम्हें आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर एंड मैग्नेटिज्म, इनकी डिटेल +2 की फर्स्ट यूनिट, सेकंड, थर्ड वहीं पे आ जाएगी। अभी हमें सिर्फ फोर्स पढ़नी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों को कंबाइन किया। देखो, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू स्टैटिक, स्टैटिक मतलब रेस्ट पोजीशन पे अगर दो इलेक्ट्रिक चार्ज हैं उनके बीच जो फोर्स है, जो एक्ट कर रही है एक दूसरे के ऊपर, वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब अगर वो दोनों चार्ज सिमिलर होंगे, मान लो प्लस प्लस हैं, प्रोटॉन्स हैं, तो वो रिपेल करेंगे, वहाँ रिपल्सिव फोर्स होगी। अगर वो अनसिमिलर हैं, मान लो अनलाइक हैं, कौन से हैं, एक प्लस का एक माइनस, मान लो एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन, तो वो वहाँ पे कौन सी फोर्स होगी, अट्रैक्टिव फोर्स। दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट। उसी तरह मैग्नेट के ले लो, अगर साउथ साउथ पोल हैं तो रिपेल करेंगे, अगर नॉर्थ और साउथ हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चला कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो दोनों तरह की होती है, रिपल्सिव भी एंड अट्रैक्टिव भी। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है, वो ड्यू टू ग्रेविटी होती है, और वहां पे ओनली एंड ओनली अट्रैक्शन थी। क्लियर है ये यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ भी यही लिखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स दोनों क्लोजली रिलेटेड हैं। एग्जाम्पल के, चार्ज हमेशा क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वो मैग्नेटिक के करंट क्या करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, फिर मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है। ठीक है, ये वाली फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स दोनों इनसेपरेबल हैं, इनको हम इनसेपरेट नहीं कर सकते। अगर हमारे पास चार्ज है तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अगर उस चार्ज की पोजीशन रेस्ट वाली है तो ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक है। लेकिन जैसे ही वो मूव करने लगा तो वहाँ पे साथ के साथ कौन सी फोर्स भी आ गई, मैग्नेटिक फोर्स भी आ गई।
है ना। तो ये क्या है, इनसेपरेबल है। इनको किसी जनरल फोर्स के टू फेसेट्स माना जाता है कि दोनों ही आएंगे, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एक मैग्नेटिक फोर्स। अगर हमारे पास एक चार्ज है, ये वाली फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करती है, चार्ज के ऊपर एंड वेलोसिटी, दोनों चीज़ों के ऊपर। अगर चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करेगी और उसकी स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करेगी, उसकी वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगी। वेलोसिटी की, चार्ज की वेलोसिटी की वजह से ही तो वहाँ पे करंट होगा। अगर रेस्ट पोजीशन पे है तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक है, अगर वो मूव कर रहा है तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फोर्स है। तो एक चार्ज हमें इलेक्ट्रो मिलकर क्या बना देते हैं, दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, जैसे ग्रेविटेशन लॉ था वैसे ही कूलम लॉ है। ये लॉ पूरा इसका प्रूफ पूरा हम +2 में करेंगे, फर्स्ट यूनिट में। लेकिन अभी थोड़ा सा करना है। तो जैसे ग्रेविटेशनल लॉ क्या था, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में था। वहाँ दो ऑब्जेक्ट के हम मास ले लेते थे कि एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, और दोनों के बीच डिस्टेंस और साथ में कैपिटल G, दैट इज फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये भी बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन यहाँ फोर्स कौन सी करेंगे हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी वो ओनली अट्रैक्शन फोर्स थी, अट्रैक्टिव फोर्स थी। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो दोनों टाइप की है, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी। तो कूलम लॉ क्या स्टेट करेगा, ये भी सिमिलर है। देखो यहाँ क्या हो गया, Q1 एंड Q2 चार्जेस, चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, Q से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस Q1 एंड Q2 एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पे 1/4 पाई, इस सिंबल को एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। ये इंग्लिश का नहीं है, किसी ग्रीक लैंग्वेज का लेटर है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जीरो नहीं है ये, इसको नॉट बोलना है, NAUT। इसको एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को लिखते कैसे हो, टेक्स्ट में इसका ये नाम है EPSILON, एप्सिलॉन नॉट, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरा का पूरा क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, ये एक कांस्टेंट ही है और इसकी फिक्स वैल्यू है, जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G की थी, उसी तरह ये K भी लिखा जाता है इसको। K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसकी वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कूलम इज द यूनिट ऑफ, यूनिट्स यहीं से बने हैं। अगर हम निकालें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, तो F का न्यूटन आ गया, ये सारा उधर चला गया, ऊपर मीटर स्क्वायर, नीचे क्या हो गया, चार्ज के कूलम स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम। अगर इसको यहाँ पे पुट करेंगे और पाई की वैल्यू 3.14, तो हमारे पास ये ही बन जाएगा। जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है। परमिटिविटी का क्या मतलब है कि प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। ठीक है, मान लो दो चार्ज हमारे पास एयर में है या वैक्यूम में है। ठीक है, अगर वो एयर में है तो वहां पर हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है ना, के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू सिर्फ 1 होती है ना। इसकी अब यहाँ पे हमें साथ में, मतलब ये एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, सॉरी, इसकी वैल्यू तो 9 × 10⁻9 ही रहेगा। लेकिन एयर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एयर और वैक्यूम वाले मीडियम में। वैक्यूम में 1 होती है, एयर में 1.0054। लेकिन हम अगर कोई और मीडियम ले लेते हैं तो वहां पर अगर दो चार्ज पड़े हैं, मान लो वाटर के अंदर हैं, है ना, वाटर के अंदर कोई दो चार्ज हैं, उनके बीच हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वहां पर इसका फर्क पड़ता है। मतलब परमिटिविटी क्या है, मीडियम की प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में चेंज आता है। वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर एयर में है या वैक्यूम में है या वाटर में है या कोई और डेंसर मीडियम में है, तो उसकी फोर्स की वैल्यू में भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर एयर और वैक्यूम में है तो उसकी 1 ही होगी वैल्यू, तो ये वाली फोर्स ही आ जाएगी, है ना। और अगर वाटर है तो ये उसका, इसको 80 से डिवाइड कर देते हैं हम। वाटर की परमिटिविटी जो होती है उसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास 80 या फिर 81 होता है।
तो परमिटिविटी का मतलब है कि किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब ये हम फ्री स्पेस के लिए बात कर रहे हैं तो वहां पर यही वाली वैल्यू आ गई, बिकॉज यहाँ पे साथ में किसके साथ डिवाइड हो गया, ये सारा 1 के साथ, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद ये हमें पता है कि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज प्लस ई होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, माइनस ई। ये क्वांटाइजेशन है चार्ज का कि मान लो दो बॉडीज हैं हमारे पास, एक चार्ज है एक अनचार्ज है और दोनों के बीच चार्ज ट्रांसफर हो रहा है ना। तो मान लो एक बॉडी के पास 4 चार्ज हैं, तो उसमें से या तो 1 चार्ज ट्रांसफर हो गया, या 2 या 3 या 4। ऐसा तो नहीं होगा कि 1.5 चार्ज ट्रांसफर हो गया, है ना। तो इसीलिए चार्ज को हमेशा वो क्वांटाइज्ड होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को क्वांटाइज्ड बोला जाता है। मतलब एन ई, एन का मतलब क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इंटीजर्स के कितने नंबर ऑफ चार्ज ट्रांसफर हुआ। यहाँ पे फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन ई प्लस माइनस एन ई। एन फॉर एन इज एन इंटीजर, ई मतलब बेसिक चार्ज यूनिट, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हमें अगर चार्ज को कैलकुलेट करना हो तो हम इस तरह से करते हैं। मान लो कोई बॉडी दे दी हमें, बोल दिया उसका टोटल चार्ज बताओ और 3 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। हमें बोल दिया एक बॉडी है, उससे 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए दूसरी बॉडी की तरफ, तो हमारे पास Q किसके इक्वल आ जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 3 मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई 3 इंटू ई की बेसिक चार्ज यूनिट है, ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो चार्ज क्या होता है, हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइजेशन, ये चार्ज का पूरा कंप्लीट चैप्टर तुम्हें आएगा फर्दर। तो अब ये थी सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे ये हम। उसके बाद देखो अब जिस तरह से स्टैटिक फोर्स है वैसे ही अब मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे। दोनों कंबाइन हो गए है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसे बनते हैं, देखो एज हमें पता है कि मैटर में क्या है, बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, जैसे कि न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो चार्ज्ड होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब हमें पता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत स्ट्रॉन्गर है, बिकॉज ये रिपल्सिव भी है, ये अट्रैक्टिव भी है, और ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के ऊपर लग रही है, एटम्स और मॉलिक्यूलर स्केल के ऊपर। जबकि उसमें हम बहुत बिग साइज के ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे, जैसे कि सन, अर्थ, प्लैनेट्स, ऐसी चीज़ों की बात कर रहे थे, है ना। तो जितनी भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर हैं, केमिकल रिएक्शंस का डायनेमिक्स है वो कैसे बनती हैं, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के द्वारा ही गवर्न की जाती हैं, उसी के फिनोमिना के बेस के ऊपर हैं। ठीक है, कुछ मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस, ये तो हम एटम मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे, माइक्रोस्कोपिक में आ गया, लेकिन कुछ मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस भी हैं जब कोई भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में आती हैं, जैसे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, टेंशन इन अ स्प्रिंग और रोप। टेंशन का मतलब होता है अगर दोनों साइड से फोर्स लग रही हो। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, हमें वहां पे हमने क्या किया, उसको कहीं पे लटका दिया है ना किसी चीज के साथ ऊपर और स्ट्रिंग के साथ, और मान लो एक बॉडी है 2 kg की बॉडी है, हमने ट्री लिया, ट्री में क्या किया, हमने एक थ्रेड बांध दी और उस थ्रेड स्ट्रॉन्ग रोप बांध दी, उस रोप को नीचे, उस रोप के नीचे क्या रख दिया, किसके साथ, रोप, उस ब्लॉक को, है ना, 2 kg का मास हमने रोप के थ्रू ट्री के ऊपर लटका दिया। अब एक तो वहां पे 2 kg उस बॉडी का मास है ना, वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है, एक वो स्प्रिंग उसके ऊपर भी फोर्स है जिसकी वजह से वो ट्री के ऊपर लटका हुआ है। तो वहां पे दो फोर्स होगी, टू डायरेक्शंस में, कि ट्री ने उसको सपोर्ट देकर अपनी तरफ वहां पे लटका रखा है और वो अपना बॉडी से, जो बॉडी है 2 kg की, वो अर्थ की तरफ हो रही है, ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो रही है।
तो वैसी फोर्सेस को हम टेंशन बोलते हैं। टेंशन इन अ स्प्रिंग और रोप, और स्प्रिंग की वजह से फोर्स लगनी है ना, ये सारी चीज़ें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो सरफेसेस इन कांटेक्ट कैसे, अगर हम दो बॉडीज को कांटेक्ट में रख दें और उनके बीच जो एटम्स होंगे, एटम्स ऑफ द टू सरफेसेस, वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे और एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस एक्सर्ट करेंगे, और ये फोर्सेस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती हैं। ये या तो पुश होती हैं या फिर रिपल्शन होती है ना। मान लो देखो एग्जाम्पल के एक बुक है, वो टेबल के ऊपर पड़ी है। बुक क्या कर रही है, वो टेबल को डाउनवर्ड की तरफ लग रही है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है कि वो टेबल को डाउनवर्ड पुश करने की कोशिश कर रही है। वो बात अलग है कि टेबल पुश नहीं हो रहा। उसी तरह टेबल क्या कर रहा है, बुक के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ला रहा है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, ये होती है फोर्स। इसको भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से अंडरस्टैंड करते हैं। और फ्रिक्शन क्या है, दो बॉडीज के बीच अगर दो स्मूथ सरफेसेस हैं कांटेक्ट में, तो उनके बीच तो कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगी, है ना। लेकिन अगर स्मूथ नहीं है, मान लो एक बिल्कुल स्मूथ फर्श नहीं है, वहाँ पे हम टेबल को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ फ्रिक्शन की वजह से वो बहुत मुश्किल से पुल हो रहा होगा ना। तो वो वाली फोर्स क्या होती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पैरेलल होती है दो बॉडीज के बीच, जो कि हम पुल नहीं कर पाते, बहुत डिफिकल्ट। और टेंशन वाला वैसे ही है कि हैवी ब्लॉक है जो हैंग कर दिया हमने सीलिंग के ऊपर बाय स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है, टेंशन की स्टेट में है, ठीक है। और स्प्रिंग की वजह से क्या है, दो अगर हम स्प्रिंग को एक्सटेंड करेंगे तो फोर्स क्या है, उसके सेंटर की तरफ लगाएंगे तभी वो एक्सटेंड हो पाएगा। अगर हम कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो फोर्स क्या है, हम सेंटर से अवे जा रही है ना, तो फोर्स की डायरेक्शन वैसी होगी। तो यहाँ भी पैरेलल वाली डायरेक्शन हो गई, स्प्रिंग में भी टेंशन में दो टेंशन होगी, वहाँ पे इक्वल एंड ओपोजिट फोर्सेस लग गई, या फिर ओनली ओपोजिट एंड अनइक्वल। फ्रिक्शन में पैरेलल होती है फोर्स। और अगर दो सरफेसेस कांटेक्ट में है, वैसे बुक और टेबल वाली एग्जांपल, तो उसमें दोनों फोर्सेस क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर लग रही हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की अब प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल की थी। फर्स्ट क्या है कि ये भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव होती हैं। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। फिर क्या है कि ये भी कूलम, जैसे वहाँ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, यहाँ पर कौन सा लॉ है, कूलम लॉ से हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती थी, कैसे, बिकॉज वहाँ भी 1/r² के प्रोपोर्शनल होती है फोर्स, यहाँ पर भी 1/r²। डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती हैं, मान लो किसी दो प्रोटॉन्स के बीच, वो क्या होती हैं, 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती हैं देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन देम फॉर एनी फिक्स्ड डिस्टेंस। तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स से कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होती है। ये ऑपरेट कहाँ पे करती हैं, ओवर डिस्टेंसेस विच आर नॉट वेरी लार्ज। उसमें क्या था, हम बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस की बात कर रहे थे, जैसे सन और अर्थ की। यहाँ पे हम बहुत स्मॉल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, दो बॉडीज़ को कंटैक्ट में रख के। वो भी सेंट्रल फोर्सेस थी, ये भी सेंट्रल हैं, वो भी कंजर्वेटिव थी, ये भी कंजर्वेटिव हैं। कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज क्या हैं, अनसिमिलर हैं। तो क्वेश्चंस तुम्हारे यहाँ पे यही बनते हैं कि कौन सी फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर स्ट्रॉन्ग है तो कितनी स्ट्रॉन्ग है। देखो यहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितने टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से, 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती हैं। तो ये चीज़ें याद रखनी है, इनकी प्रॉपर्टीज़। और क्वेश्चन बनता है कि विच फोर्स, कौन सी फंडामेंटल फोर्स सबसे ज़्यादा वीक है, तो वो कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स। वहाँ और फील्ड पार्टिकल कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस में फील्ड पार्टिकल कौन सा था, ग्रेविटोन। यहाँ पे कौन सा है, फोटोन। फोटोन मतलब क्वांटा ऑफ लाइट, है ना, बहुत स्मॉल पार्टिकल है लाइट का, जिसके पास ना ही कोई चार्ज है, और इसका रेस्ट, अगर रेस्ट पोजीशन पे इसका मास भी क्या है, 0 है। तो ये क्या है, इसमें फील्ड पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस अब, और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, है ना। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस कौन सी होंगी, अगर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को जो फोर्स बाइंड करेगी, है ना, बाइंड कर देती है उनको, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स।
जैसे कि दो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन फोर्सेज हैं, एन दो न्यूट्रॉन के बीच जो फोर्स होती है वो भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है। दो प्रोटॉन्स के बीच जो फोर्स होती है पी फोर्स, वो भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की एग्जांपल है। एक न्यूट्रॉन है हमारे पास, एक प्रोटॉन, उन दोनों के बीच जो फोर्स है वो भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की एग्जांपल है। यहाँ पे कौन सी है, अगर मान लो दो न्यूक्लियन है ना, दोनों कितने डिस्टेंस से अपार्ट हैं, 10⁻⁻15 मीटर के डिस्टेंस से एक दूसरे से दूर हैं, तो वहाँ पर कौन क्या अराइज होगी, अब न्यूक्लियंस है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन प्रोटॉन हो गया, न्यूक्लियन प्रोटॉन हो गया, इन सभी के बीच तो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो भी स्ट्रॉन्ग। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स होएगी ना वो 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगी देन द रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स एट दिस सेपरेशन। एक हमने क्या किया, दो न्यूक्लियन ले लिए एन, उनको 10⁻⁻15 मीटर के डिस्टेंस पर रख दिया, और एक हमने दो प्रोटॉन ले लिए, उनको भी हमने 10⁻⁻15 मीटर पर रख दिया। यहाँ पे दो फोर्स होंगी, एक तो न्यूक्लियर फोर्स एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी चार्जेस के बीच होती है, और ये चार्जेस ही तो हैं, तो वो कौन सी होती है, अट्रैक्टिव भी होती है, रिपल्सिव भी। अगर लाइक चार्जेस हों, मान लो प्रोटॉन प्रोटॉन ये दोनों तो लाइक हैं, तो यहाँ तो रिपल्सिव फोर्स होगी, लेकिन जो इनके बीच न्यूक्लियर फोर्स होगी वो 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगी देन द रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। तो इसीलिए हम क्या डिस्कस करते हैं कि इनके बीच कौन सी फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं बिकॉज वो 100 टाइम्स वीक है देन द न्यूक्लियर फोर्स, और इनकी रेंज बहुत शॉर्ट होती है, ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस, देखो हमने कितना लिया था 10⁻⁻15, ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं, तो ये भी प्रॉपर्टी बन गई इसकी, तो ये भी क्वेश्चन बनता है। न्यूक्लियर फोर्सेस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस हैं, ये 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितने स्ट्रॉन्ग थी, 10⁻36, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से कितना स्ट्रॉन्ग हो गई, 10⁻2, और वीक फोर्सेस से कितना स्ट्रॉन्ग हो गई, 10⁻13, और इनकी रेंज सबसे शॉर्ट होती है। ये कितने डिस्टेंस, ये सिर्फ न्यूक्लियस पर ही ऑपरेट करती हैं, और न्यूक्लियस पर भी तब ऑपरेट करती हैं जब प्रोटॉन्स के बीच, न्यूट्रॉन्स के बीच, इलेक्ट्रॉन्स के बीच डिस्टेंस कितना हो, 10⁻⁻14। ये चार्ज की वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को भी ऑबे नहीं करती, ये तो हायर पावर ऑफ डिस्टेंस है ना, जितनी ज़्यादा पावर होगी यहाँ पे माइनस में, मतलब जितनी कम वैल्यू होगी डिस्टेंस की उसके ऊपर डिपेंड करेंगी। ये बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं, और ये नॉन सेंट्रल हैं, ये नॉन कंजर्वेटिव हैं, यहाँ पे हम कोई सेंटर ज्वाइनिंग की बात नहीं कर रहे। और इनका जो फील्ड पार्टिकल होता है उसको पाई मेजॉन बोलते हैं, ये बहुत एलिमेंट्री पार्टिकल का नेम है, जैसे कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन, उसी तरह पाई मेजॉन इनका फील्ड पार्टिकल है। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट हो बेटा? नो मैम। उसके बाद जैसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स थी वैसे ही वीक न्यूक्लियर फोर्सेज हैं, है ना। वीक न्यूक्लियर फोर्सेज अब और भी छोटे पार्टिकल्स बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ शॉर्ट लाइफ टाइम, जिनका लाइफ टाइम बहुत शॉर्ट है, ये मोस्टली बीटा डिके के प्रोसेस में होती है। बीटा डिके में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अमिट होते हैं, बाहर निकलते हैं फ्रॉम द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी पढ़ा है तुमने पहले थोड़ा बहुत? यस और नो, याद है कुछ? नो मैम। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी क्या था, स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन था, कि इलेक्ट्रॉन्स को अमिट करना थ्रू अ प्रोसेस, है ना। इसकी डिटेल भी आएगी, बाकी तुम सर्च करके देखना रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये पढ़ना। तो ये बस वीक न्यूक्लियर फोर्सेस में क्या है, और भी ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, एंटी पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं कि थ्योरेटिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी जो हमें पता है, जो न्यूक्लियस है उसके पास कुछ एनर्जी होती है और वेलोसिटी होती है,
है ना। और जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन जब अमिट होता है तो वो वेरी करती रहती है और कुछ मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेती है, कई बार जीरो हो जाती है, कई बार कम हो जाती है, वेरिएबल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की। इसके लिए पॉली ने एक्सपेरिमेंट किया था 1930 में और उसने पोस्टुलेशंस भी दी थी कि अनचार्ज पार्टिकल भी एग्जिस्ट करते हैं, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ चार्ज पार्टिकल ही एग्जिस्ट करें। उसने ये बनाए थे जैसे कि एंटी न्यूट्रिनो, इसको न्यू बार के साथ डिनोट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के साथ ही अमिट होता है बीटा डिके के प्रोसेस में। तो ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस देखो एग्जिस्ट बिटवीन लेप्टॉन्स। लेप्टॉन्स क्या होते हैं, और भी ये भी स्मॉल पार्टिकल हैं, एंटी पार्टिकल्स, है ना। लेप्टॉन मिजॉन्स और ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स, और यहाँ ये और का कितनी स्ट्रॉन्गर होती हैं, 10⁻25 टाइम्स। मतलब ये सबसे स्ट्रॉन्ग तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही होती है, ये उनसे क्या है, वीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से भी क्या है, वीक हैं। वो 10⁻36 और 10⁻38 थी। और इनकी रेंज कितनी है न्यूक्लियर साइज की, अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर। और इनमें जो फील्ड पार्टिकल होता है वो वेक्टर बिजॉन होता है। ठीक ठीक है, क्लियर है बेटा। यस मैम। तो सारी प्रॉपर्टीज, चारों फोर्सेस की प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से याद करना है कि कौन सा फील्ड पार्टिकल है, कौन सी फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसका कितनी रेंज है, कौन सी शॉर्ट रेंज है, कौन सी लॉन्ग रेंज फोर्सेस है, और किस में फील्ड पार्टिकल कौन सा है। फर्स्ट में ग्रेविटोन था, सेकंड में हमारे पास क्या था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में, बताओ कौन बताएगा। फिर उसके बाद थर्ड न्यूक्लियर में हमने किया, यहाँ पे पाई मिजॉन था, है ना। यहाँ पे एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बीजॉन है और ज़्यादा छोटा। वहाँ पे कौन सा था, फोटोन था। ये भी बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स की बात की है। अब रह गया सिर्फ लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना, फिजिक्स। बस वो कल को हो जाएगा तुम्हारा कंप्लीट, कल हम सेकंड चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे उसको थोड़ा सा करके। ये यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स वाला टॉपिक हमने, ये यूनिफिकेशन ही है कि फोर्सेस को यूनिफाई करने का ट्राई किया जा रहा है। न्यूटन ने यूनिफाई कर दिया टेरेस्ट्राइल और सेलेस्टाइल मैकेनिक्स को, कैसे शो कर दिया था उसने, मोशन और ग्रेविटेशन के लॉ सभी पर अप्लाई हो रहे थे, है ना। उसी तरह ऑरस्टेड और फैराडे ने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिना को शो कर दिया कि ये इनसेपरेबल हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। उसके बाद मैक्सवेल ने यूनिफाई किया कि इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स क्या है, लाइट शो करते हैं, इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताया। उसी तरह अब इन चारों फोर्सेज हैं जो आपस में कैसे रिलेटेड हैं, इसके ऊपर अभी भी रिसर्च चल रही है कि इनको भी यूनिफाई करने का ट्राई किया जा रहा है ताकि ईजी हो जाए इसको अंडरस्टैंड करना। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। पहले ये चीज़ एक्सपेरिमेंट किया जाता था और ये चीज़ स्टडी की जाती थी। एक एक टीचर था, प्रोफेसर था, उसका नेम मेरे याद नहीं है, सर्च करके देखना आप। उसने क्या किया था, वो क्लास में एक्सपेरिमेंट करवाता होता था हमेशा कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म कभी भी एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है। बिकॉज वो हमेशा क्या करता था, कोई भी कंडक्टर लेता था लेकिन उसमें से करंट पास नहीं करवाता था, है ना, स्टैटिक चार्ज ले लेता था और वो वहाँ पे कभी भी शो नहीं होता था। एक बार ऐसे ही उससे गलती से स्विच ऑन हो गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कर गई करंट, वो सारा उसका सारी थ्योरी तब से चेंज हो गई। फिर एक्सपेरिमेंट्स किए गए और फिर पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इनसेपरेबल हैं, बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं आपस में। ये बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है। यहाँ तक कर लेना, कल हम नेचर ऑफ फिजिकल लॉज करेंगे जिसमें हम 4 लॉज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है, हमें पता है कि फिजिक्स क्या है, नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना की स्टडी है ना। और बहुत सारे फिजिकल फिनोमिना को हम बहुत कम लॉज के बेस के ऊपर एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी स्पेशल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो टाइम के साथ हमेशा क्या रहती हैं,
कांस्टेंट रहती हैं। इन कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? कंजर्व्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। कंजर्व्ड वर्ड का मतलब क्या है? कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, तो ये 4 लॉज हैं, एनर्जी, लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और एंगुलर मोमेंटम। इनका हम नेचर स्टडी करेंगे। और ये हमें पता है कि एनर्जी क्या है, ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन हम उसको चेंज नहीं कर सकते, वो कांस्टेंट ही रहती है। वैसे ही लीनियर मोमेंटम का है और चार्ज का है। कुछ कुछ तुमने ये 3 ऑलरेडी किए भी हुए हैं, लीनियर मोमेंटम, चार्ज और एनर्जी। एंगुलर मोमेंटम नया है, इसके बारे में कल स्टडी करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, यू कैन आस्क नाउ। No, ma'am. यस नवदीप, कमलप्रीत, डू यू हैव एनी डाउट बेटा? No, ma'am. नो मैम। ओके, तो यहाँ तक कंप्लीट कर लेना, बुक से रीड कर लेना और राइट भी कर लेना। मैं सेंड करूँगी कि क्या क्या राइट करना है, ठीक है? यू कैन लीव नाउ बेटा।